बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। उम्मीद करते हैं आज जुमतुल मुबारक है, आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे से आज जुमे को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जुमा जो है मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करने का दिन होता है, इबादत के लिहाज से भी और वैसे भी। तो हमजा आज हमसे कुछ शेयर करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये द इकोनॉमिस्ट में रिपोर्ट आई है, रिसर्च की ऑक्सफैम ने, और बहुत ही दहला देने वाले जो है ना ये हकाइक हैं और हम लोगों को इस पे, हमारे मुल्क को खुसूसी तौर पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शाल हम नेशनलिज्म की बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से। तो अब ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि सिर्फ 14% जो लोग हैं ना वो अमीर ममालिक में बसते हैं। दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 14% लोग हैं जो अमीर ममालिक में बस रहे हैं, लेकिन वो जो अमीर ममालिक हैं उन्होंने 53%, 53% जो है बेहतरीन वैक्सीन का वो खरीद लिया है, और सिर्फ 14% लोग हैं जो वहां पर पूरी दुनिया के बसते हैं। और फिर साथ ही साथ इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि 2021 के आखिर तक जो गरीब ममालिक हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का शुमार भी होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें सिर्फ 10% जो आबादी है उनको कोरोना वैक्सीन 2021 तक लग सकेगी। और जो अमीर ममालिक हैं वो पहले 53% खरीद चुके हैं, बिल्कुल खरीद चुके हैं। और अभी हम अगर अपने मुल्क की भी बात कर लें या फिर हम दीगर जो हमारी तरह के अभी जैसे कहा कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बात कर लें, तो अभी वहाँ पर वैक्सीन उस तरीके से उसकी दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो पाई है। जो हम ये बात कर रहे हैं कि 2021 तक कोरोना जो है वो ऑलमोस्ट इसके एंड तक ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा होता हुआ अभी दूर दूर तक नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि जो अमीर ममालिक हैं वो वैक्सीन खरीद चुके हैं। गरीब ममालिक की पहुँच से अभी वैक्सीन बहुत दूर है, क्योंकि महंगी भी है और फिर आपकी अभी दस्तयाबी उस तरह से हो नहीं पा रही। और वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार यही जो है मुतालबा भी करते रहे कि जो गरीब ममालिक हैं उनको इसमें उनकी मदद की जाए। और हम बात कर रहे हैं कि हम कोरोना को जो है दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं, तो कोरोना दुनिया से उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हर मुल्क से ख़त्म नहीं होगा। तो अमीर ममालिक को भी इस मामले पर सोचना चाहिए। यहाँ पर भी जो है सरमायादाराना निज़ाम अगर वो देख रहे हैं कि वबा की सूरत में छोटे मुल्क जो हैं या गरीब ममालिक जो हैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सारा कुछ आप लोगों ने खरीद लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर मेरे ख्याल में तमाम ममालिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मिलकर इस वबा का मुकाबला करें, ना कि फिर इंडिविजुअली अपने अपने मुल्क को बचाने के लिए। या कोरोना जब तक, वही हमजा आपने बात की कि दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इससे बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके सरबराहान को, उनकी हुकूमतों को भी इस मामले पर ज़रा गौर करना होगा कि ये जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, फिगर सामने आ रहे हैं, ये बहुत जो है ख़तरनाक किस्म के हैं। और बात का आगाज़ जो है वो कोरोना वायरस से की बात से ही करेंगे और आपको बताएंगे कि अब सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। 5000 से ज़ायद केस हैं जो आए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर। 103 तकरीबन अमवात हैं जो हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटे। और लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि SOPs फॉलो नहीं हो रही, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, सील भी किए जा रहे हैं। डिफरेंट जगह जो हैं, चाहे वो स्टोर्स हैं या कुछ और जगह, उनको सील भी कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी आवाम जो है वो उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, वो बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, हुकूमत उस पर किस हद तक काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुतअद्दिद इक़दामात के बावजूद भी मुल्क में वबा की जो तीसरी लहर का फैलाव है कम होता नजर नहीं आ रहा हमें। और केसेस और अमवात में तेजी से इजाफे ने सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ये कह रहे हैं कि हुकूमत ईद के बाद तमाम शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का मंसूबा बना रही है। उन्होंने पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से आइंदा 5 से जो 6 हफ्ते हैं इशाल उनको बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही है और अहम हैं भी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के आते ही सरगर्मियां जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाती हैं, रश बढ़ जाता है, लोग ईद की तैयारियों में लग जाते हैं। तो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद का ये कहना था कि रवा माह कोरोना वैक्सीन की 70 लाख डोज जो है पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, जिसमें साइनोफॉर्म की तैयार 40 लाख डोजेस शामिल है और कई इंसानों की खाम वैक्सीन शामिल है। तशवीशनाक बात तो यह कि वबा की तीसरी लहर जो है उसने सूबे पंजाब को बुरी तरह अपनी लपेट में ले रखा है। इसके बावजूद हम इसको सिचुएशन को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हाँ, और अगर बात की जाए ना केसेस की इशाल, तो अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पंजाब में पहुंच चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह
22% की तशवीशनाक हद पे पहुंच गई है। और महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों में मजीद इजाफा हुआ है। लाहौर के 78% जो ICU हैं और 70% जो ऑक्सीजन वार्ड्स हैं वो बिल्कुल भर चुके हैं और लोगों को अब शदीद मुश्किलात का इसलिए भी सामना है कि उन्होंने एडमिट होना है। बिल्कुल ऐसे। और हमजा 5% मेरे ख्याल में तशवीशनाक सूरत हाल में आप कंसीडर करते हैं, जो 5% अगर आपकी शरह चली जाती है। और इस वक्त हम 22% पर हैं, 22% लाहौर में बहुत ज़्यादा। और पंजाब में मेरे ख्याल में हम कहाँ पर रेट कर रहे हैं इस वक्त? उसकी भी बहुत ज़्यादा। पूरे पाकिस्तान की अगर NCOC के हम अदादोशुमार की बात करें तो वो तकरीबन 10 के पास है। 9.66 जो था वो मुस्बत शरह थी जो कल के मुताबिक। और 5% तशवीशनाक में आ जाती है, मतलब आपको तभी आप रेड अलर्ट हो जाते हैं कि भाई ये 5% की शरह पर आप पहुंच गए। हम तो फिर भी 10% पर पहुंच गए। सख्त फैसले किए जा रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल है, सख्त फैसले किए जा रहे हैं। हुकूमत की जो है मजबूरी है सख्त फैसले करना। अब जो लाहौर की खुसूसी तौर पर सूरत हाल है, केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं। बात करेंगे कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। लाहौर में कोरोना की मुस्बत जो केसेस की शरह है वो 22% तक जा पहुंची है। क्या कोताही हम कर रहे हैं? SOPs पर अमल दरामद की बात की गई थी, क्या अब मजीद सख्त करने होंगे? देखिए जी, SOPs पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है। SOPs तो आपको पता है बड़ा सोच समझ के ये जो ऑर्डर्स हुए हैं ये हुए हैं। इससे आगे तो फिर आप शायद लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो इवेंचुअली हो सकता है सूरत हाल वहाँ पे चली जाए। तो असल बात यह है कि जो SOPs जारी हुए हैं उन पर हम कंप्लीट अमल दरामद करें। किसी किस्म की उसमें हम लैक्सिटी शो ना करें। मिसाल के तौर पर मार्केट्स का क्लोजर है, मिसाल के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स हैं, मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट्स की बंदिश है, शादी हॉल्स की बंदिश है, मिसाल के तौर पर मास्क का पहनना है। आपने देखा कि हमने यहाँ पर बहुत सख्ती की हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको कोई ना कोई वायलेशन नज़र आ जाती है। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ SOPs की कंप्लायंस ही कर लें तो यकीनन केसेस में बतदरीज जो है वो कमी देखी जा सकती है। तो कमिश्नर साहब, कहा तो ये जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी कई माह तक चल सकती है। क्या शहरी इंतज़ामिया के मुतालिका इदारे इस हवाले से तैयार हैं कि इन पाबंदियों को फॉलो किया जा सकेगा आगे? देखिए जी, अवेयरनेस हमने बहुत ज़्यादा फैलाई है। ये बात दुरुस्त है कि अगर हम SOPs पे हम कंप्लाई नहीं करेंगे और केसेस को कंट्रोल करने की, बीमारी के फैलाव को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाएगी तो ये लहर जो है वो लंबी चल सकती है। अगर वाहिद कोई बचाव का रास्ता था तो वो ये था कि हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लेते, लेकिन वैक्सीनेशन भी अभी सिर्फ चंद लाख लोगों की हुई है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एहतियात करें और SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद करें। और जब घर से निकलें तो ये सोच के निकलें कि बाहर जो है इस वक्त ये वबा है और हमें अपने आप को भी महफूज करना है और अपने अजीज़ व क़ारिब को भी महफूज करना। SOPs पे अमल दरामद ही हमें करना होगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इस हवाले से भी बताइएगा कि ईद की शॉपिंग भी होगी। इन दिनों में SOPs पर अमल दरामद मुमकिन बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखिए जी, हम 2 prong स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अवेयरनेस रेज़ करते हैं। पहले तो हम लोगों को बताते हैं कि हमने क्या करना है और उन्होंने क्या करना है, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनसे। सफिशेंट अवेयरनेस रेज़ की जाती है, तमाम प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम सख्ती करते हैं। आपने देखा होगा लाहौर के अंदर अब आपको जनरली लोगों ने मास्क पहने हुए नज़र आते हैं। आपने देखा होगा कि एक ओवरऑल अवेयरनेस जो है वो आ गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने पहले अवेयरनेस फैलाई और उसके बाद फिर सख्ती की कंप्लायंस के अंदर, तो आपको एक बतदरीज जो है वो तब्दीली नज़र आ रही है। इसी तरह माह रमज़ान में भी हमारा काम टफ़ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला महकमा सेहत और लाहौर डिवीज़न की सारी इंतज़ामिया जो है वो इस मरहले में अपने जो भी मुश्किल मरहला हमारे सामने आने वाला है उस पर इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। लाहौर के बड़े सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर जगह ना होने के बराबर रह गई है, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया वाज़े तौर पर कह रही है कि उनके पास कोई वेंटिलेटर नहीं है। इन हालात से निपटने के लिए क्या सरकार ऑलरेडी तैयार नहीं थी? देखिए जी, मेरी इतला के मुताबिक तो इस वक्त सिर्फ अगर आप लाहौर शहर की बात करें तो तकरीबन 47-48 वेंटिलेटर अभी भी अवेलेबल हैं। अच्छा। तो जहाँ तक रह गई बात के अवेलेबिलिटी का इशू है तो वो ऐसी बात बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अवेलेबिलिटी अभी है, लेकिन अगेन अगर हमने SOPs पे कंप्लाई नहीं किया और हमने केसेस के फैलाव को न रोका तो ये जो अवेलेबल वेंटिलेटर्स हैं ये भी कम पड़ सकते हैं। अलबत्ता हुकूमत का बिल्कुल प्लान है ये वेंटिलेटर्स गाहे बगाहे बढ़ाए भी जाते रहे हैं। सिस्टम के अंदर जो है वो वेंटिलेटर्स की तादाद जो है उसमें बतदरीज इजाफा हुआ है, बेड्स की तादाद में इजाफा हुआ है, ICUs की तादाद में इजाफा हुआ है, मज़ीद हॉस्पिटल्स ऐड किए गए हैं सिस्टम के अंदर।
मज़ीद भी इस्तात है हुकूमत की सिस्टम को बिल्डअप करने की, लेकिन असल तरीका जो इस जंग को या इस वबा से निपटने का है वो एहतियात है, ताकि हम हॉस्पिटल्स में लोगों को जाने ही ना दें और लोगों को बीमार ही ना होने दें। तो इसलिए ज़रूरी है कि एहतियात की जाए। अलबत्ता ये तासुर दुरुस्त नहीं कि वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए। जी ठीक है, ये तासुर गलत है कि वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए। हम एहतियात ही कर सकते हैं। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान। और लेकिन हमजा उनका ये कहना था कि अगर एहतियात ना की जाए तो फिर ये वेंटिलेटर्स जो अभी हम कह रहे हैं कि अभी हैं वो ख़त्म भी हो सकती है, गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमारे पास बहुत मतलब कोशिश भी की गई, नए वेंटिलेटर्स को शामिल भी किया गया, लेकिन अगर केसेस बढ़ते चले जाएंगे। हमने यूरोप के अंदर ये देखा था जहाँ पे हेल्थ का निज़ाम इतना बेहतरीन था और जब वहाँ पर पहली लहर आई वो लोग तैयार नहीं थे, उन लोगों ने शुरू में एहतियात भी नहीं की थी। उसके बाद हमने लोगों को सड़कों पर देखा था। बिल्कुल ऐसा ही है, डेड बॉडी सड़कों पर पड़ी हुई थी। लोग जो है वो इस तरह से मतलब पेशेंट्स पड़े हुए थे कि उनको कोई देखने वाला भी नहीं था, स्टाफ कम था। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल कंट्रोल में है और इसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें एहतियात करनी है। हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खैर आगे चलते हैं, कुछ सियासत की बात करते हैं जिसके रंग कुछ निराले ही हैं और कभी दोस्त होते हैं तो फिर कभी दुश्मन बन जाते हैं और दोस्त जो हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाते हैं और फिर धमकी पर भी उतर आते हैं। जहांगीर तरीन को ही देख लें, जो कभी पीटीआई का असासा थे और इमरान खान के सबसे करीबी समझे जाते थे, मगर आज वो मुकदमात के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं और उन्होंने चंद रोज़ कल मीडिया से गुफ्तगू में कुछ शिकवे शिकायत भी। जी हाँ, शिकवे शिकायत उन्होंने किए। उन्होंने हमजा ये भी कहा है कि पहले दोस्त था मैं और मुझे दुश्मनी पर दुश्मन बनाया जा रहे हैं, दुश्मनी पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। उनके खिलाफ एक नहीं, उन्होंने कहा कि 3 FIR दर्ज करवा ली गई हैं। एक साल से उन्होंने कहा मैं चुप था और अब जुल्म बढ़ता जा रहा है, तो अब मैं इसलिए अपनी चुप का रोज़ा तोड़ रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ। जहांगीर तरीन का कहना था कि दोस्त से दुश्मनी पर मुझे धकेला जा रहा है। हाँ जी, और ज़राए का ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं, या ये कह लिया जाए कि वो अरकान हैं जिनको इन्होंने शामिल करवाया था, उनको साथ मिलाने की तैयारी कर ली है। और बुध के रोज़ जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पर आम इजलास भी हुआ था जिसमें पावर शो किया गया। 15 से ज़ायद अरकान असम्बली थे जिन्होंने जहांगीर तरीन का साथ देने का ऐलान किया था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन सेनेटर जो है वो इसके बरक्स जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हो रहा था, ये सारा कुछ जो है, जो अरकान साथ खड़े हैं इस वक्त जहांगीर तरीन के, वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से खड़े हैं कि वो पार्टी की तरफ से एक हिमायत कर रहे हैं, मतलब हमदर्दी के तनाजुर में वो साथ खड़े हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई हमदर्दी होगी, लेकिन ये है कि उनका ये भी कहना था राजा रियाज साहब का कि अभी मजीद लोग हैं, अभी तो हमने अनअनाउंस ये किया है, आपको पता नहीं, हमारे पास और भी लोग हैं, वो भी खैर पता लग जाएगा। इतलात के मुताबिक जहांगीर तरीन को कैसे मनाया जाए इस पर गौर के लिए मरकजी क़यादत ने सर भी जोड़ लिए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन को राजी करने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और खुसरू बख्तियार साहब की मदद लेने पर मुशावरत की जा रही है। जी हाँ, दूसरी तरफ ये भी है कि जहांगीर तरीन का ये कहना है कि वो वज़ीर आज़म को नुकसान पहुंचाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इससे पहले जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें भी हमने देखी, ज़ेर गर्दिश थी। जो शहला रज़ा हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने ट्विटर पैगाम में ये कहा था कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हुई है और वो अगले हफ्ते कराची में साबिक सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात भी मिलेंगे। तरदीद कर दी जहांगीर तरीन साहब ने, इस पूरे मामले की तरदीद कर दी थी। मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ और रहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब सवालात ये उठ रहे हैं कि जब जहांगीर तरीन साहब ने कुछ पावर शो भी की है, उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ कुछ लोग हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट जिसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने, क्या वो खतरे में पड़ सकती है? वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी हैं फिरदौसा शिकवान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की करेंगे। फिरदौसा शिकवान साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जहांगीर तरीन साहब की बदौलत ही दर्जनों आज़ाद MPs थे, MNAs थे, जिनकी वजह से जो है हुकूमत बनी तहरीक इंसाफ की, खुसूसी तौर पर पंजाब की बात कर ली जाए। क्या जहांगीर तरीन ने अगर वफादारी बदल ली, जिस तरह से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है एक तरीके से, क्या फिर पंजाब हुकूमत खतरे में पड़ सकती है? कई लोगों की ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में ये कभी भी उनकी ख्वाहिश जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि जहांगीर तरीन जो है वो पार्टी का एक अहम हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेंगे। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो पार्टी की सतह पे वो इख्तिलाफ राय कर रहे हैं, ये जमहूरी जमातों के अंदर इख्तिलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है और जहांगीर तरीन साहब कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी महाज पे अदा करनी पड़े। और वो ना सिर्फ इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इमरान खान साहब की जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं उनमें बहुत सारी पॉलिसीज़ को तरतीब देने में उनका हाथ रहा है, उन्होंने बड़ा वैल्यूएबल इनपुट दिया है। तो वो
पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तरक्की करता देखना चाहते हैं। हाँ, अगर उनके पास अपनी अकाउंट्स के हवाले से अदालतों में जाके अपनी बेगुनाही साबित करके रसीदें दिखा के क्लियरेंस लेके आते हैं तो इमरान खान के दिल के उसी तरह करीब होंगे जिस तरह पहले हैं। फिर दो साहिबा तहरीक इंसाफ के MNS तो कह रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन सपोर्ट ना करते तो वज़ीर आज़म को इत्तेमाद का वोट भी ना मिलता। क्या आप इनसे इत्तफाक करती हैं? देखिए, इमरान खान साहब को किसी की सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि इमरान खान की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ और पाकिस्तान के साथ जो लाजवाल मोहब्बत है उसकी बुनियाद पे उन्हें अक्रॉस द बोर्ड जो है वो पजीराई हासिल रहती है और सेनेट के अंदर भी जो इत्तेमाद का वोट है वो भी इसी की अक्कासी करता है। और मैं समझती हूँ कि जो भी फ़र्द वाहिद है वो उनके विजन को, उनके अवाम दोस्त रिलीफ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मावन तो साबित हो सकता है, लेकिन इमरान खान को उनका जो एक शख्सी किरदार है और जो करिश्मा है उसके लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। फिर तो सची कवान साहिबा ये बताइएगा कि एक तरफ जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, फिर आपके MPs और MNAs उनके साथ खड़े हुए हैं, क्या इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है? फिर भी MPs MNAs उनके साथ हैं, कोई पार्टी एक्शन लिया जाएगा या रोका जाएगा MPs MNAs को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है और जमहूरियत के अंदर इख्तलाफ राय रखना जमहूरियत का हुस्न है। और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है, इख्तलाफ राय करता है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं कभी भी उस फ़र्द को टारगेट करके इंतकाम का निशाना नहीं बनाते। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा पॉलिसीज़ के हवाले से तनकीद जो है वो PTI के अंदर से भी सुनाई देती है, क्योंकि PTI के अंदर हर शख्स को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दस्तयाब है। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो राजा रियाज साहब की गुफ्तगू है जिसको तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, उसका मकसद जो है वो जहांगीर तरीन साहब की खिदमात को सराहना और ओवरऑल उनका जो रोल है पार्टी के अंदर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर उसको तकवीयत देना है। उसका मकसद कोई बगावत नहीं है और ना कोई बगावत करके किसी और जमात को तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म की ताकत देना या सपोर्ट करना है। राजा रियाज हूँ या जहांगीर तरीन साहब हूँ, वो PTI के अंदर एक फाल और मुतहरक किरदार अदा करते रहेंगे। और ये इख्तिलाफात जो हैं, छोटे मोटे गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अल्टीमेटली इमरान खान साहब का जो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना और नो वन इज़ अबव द लॉ के फार्मूले पे अमल दरामद करना जो है, यही वो ताकत है PTI की जिसकी बुनियाद पे अवाम ने उनको चुना था। और यही वो रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी है जिसकी बुनियाद पे तीसरी पार्टी के तौर पे पहली दो जमातों को अवाम ने मुस्तरद करके इमरान खान पे एतमाद किया था। तो लिहाजा इसी सोच को आगे लेके चलने की ज़रूरत है जिसके अंदर अपने और पराये की तमीज़ नहीं है और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। इससे पहले कोई ये रवाज नहीं था कि हुकूमत में होते हुए हुकूमती अरकान या ठीक है। फिर दोस्तों कवान साहबा बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेंगे। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये कहिएगा कितनी बड़ी आप ये सियासी डेवलपमेंट देख रहे हैं कि खामोशी से नाराज़ी का इजहार ना किए हुए भी धमकी दे गए जहांगीर तरीन साहब और साथ ही उन्होंने अपना पावर शो भी कर दिया। इस पावर शो का मकसद क्या है? क्या वो इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि ये 2.5 साल में सबसे बड़ा सियासी वाकया था। एक पावर शो था, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की मेकिंग थी और उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जो कि जहांगीर तरीन के बारे में अपनाई जा रही हैं उनके खिलाफ एक तरह से एहतजाज किया और सारे अरकान असम्बली और जिसमें मिनिस्टर्स भी शामिल थे वो सारे शामिल हुए। तो इस तरह का शो ऑफ लॉयल्टी या शो ऑफ पावर बड़ा रेयर होता है कि हुकूमत को छोड़ के लोग इस तरह मुखालिफ के साथ तरीन साहब जो कि विक्टिम है
इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनके साथ जाकर खड़े हों। सही। ये अनप्रेसिडेंटेड था ठीक और है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर शो था। और हुकूमत जो है अब उसके पास दो रास्ते थे। एक तो ये रास्ता था कि उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाती और आमतौर पर तरीके इंसाफ इसी तरह करती है। जी सही। लेकिन चूंकि बड़ी कमजोर पोजीशन है हुकूमत की, इनकी मेजॉरिटी भी इतनी नहीं है, तो इसलिए उस कमजोर पोजीशन पर पर्दा डालने के लिए ये शायद खामोश रहेंगे और तरीन के खिलाफ तो कार्रवाई जारी रखेंगे, लेकिन ये अरकान असम्बली जो है इनको कुछ नहीं कहेंगे और ये एक कमजोरी की निशानी होगी हुकूमत की। सही। सोहेल वड़ाई साहब, जहांगीर तरीन का और दीगर अरकान असम्बली का हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आना तहरीक इंसाफ की पंजाब और वफाक की हुकूमत के लिए कितने खतरे की बात है? देखिए, कोई फौरी खतरा तो नहीं है इससे, लेकिन एक पॉलिटिकल जो है एक यूं समझे कि चैलेंज जो है वो सामने आया है। ये एक इतना मुतहर्रिक ग्रुप और इतना मजबूत ग्रुप जो है वो बन के सामने आया है, जिसने हुकूमत की शुगर की पॉलिसी और तरीन के खिलाफ पॉलिसियों के खिलाफ एक आवाज उठाई है और वो लोग बाकायदा कोर्ट में उनके साथ गए हैं और आज मेरा ख्याल है उनका इज्तिमा भी हो रहा है। तो ये एक तरह से मेकिंग ऑफ की प्रेशर ग्रुप है या मेकिंग ऑफ ए फॉरवर्ड ब्लॉक है। जी ठीक है सोहेल वड़ाई साहब, यानी कि मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाएगा कि मुनासिब वक्त पर ही बगावत की जाएगी। और दूसरा ये बता दीजिएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, अब इतने MNAs जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, इन MNAs का एतमाद वज़ीर-ए-आज़म साहब पर है या जहांगीर तरीन साहब पर है? ये तो सवाल तब आएगा जब कोई अगला क्राइसिस हो। जब भी अगला क्राइसिस होगा, क्या उस वक्त जहांगीर तरीन साहब इमरान खान के साथ होंगे या इमरान खान के मुखालिफ होंगे? अगर तो सियासत को सही तौर पर पढ़ा जाए तो ऐसे लगता है कि तरीन साहब अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे और उस वक्त जो है वो लोहे पर जो है लोहा जब गर्म होगा तभी वार करेंगे। और वो तब होगा जब इंटरनल बिकरिंग जो है अगले 3-4 महीनों में वो हुकूमत के अंदर ज्यादा बढ़ेगी, वो इश्त का की मिसमैनेजमेंट जो है वो और ज्यादा होगी। उस वक्त तरीन साहब भी अपने कार्ड जो हैं वो खोलेंगे। अभी मेरा ख्याल है कि वो इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, अभी वो खामोश हैं। वो पॉलिटिक्स अपनी बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे जहांगीर तरीन साहब। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाई साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप हिस्सा बने और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अंदरूनी तौर पर ये एक मुश्किल सूरत हाल है कि अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक वाज़े तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हम एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम फिर से एक बार आपके साथ हैं और हम डिस्कस कर रहे थे कि बरतानिया का एक बार फिर से दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसका इतलाक आज यानी 9 अप्रैल से कर दिया जाएगा। हाँ जी, और भारत इस वक्त कोरोना का गढ़ बना हुआ है, वो बरतानवी सरकार को नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं कि ये फैसला क्या सोचकर किया गया, किन अदादो शुमार को सामने रखा गया। यूके स्ट्रेन आप हमारे पास भेजते हैं, फिर हमारे पे पाबंदी लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत ही मुतासिबाना रवैया समझा जा रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर इस वक्त भारत में केसेस जो हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा हैं, जैसे कि हमजा ने कहा कि गढ़ बन चुका है इस वक्त कोरोना केसेस का, लेकिन इसके बावजूद बरतानिया ने भारत पर पाबंदी नहीं लगाई। हम समझते हैं ठीक है आपने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई, लेकिन साथ ही साथ भारत पर भी पाबंदी होनी चाहिए। इसको जस्टिफाई तो करेंगे कि आपने क्यों लगाई है। और इस फैसले के बाद आज से पाकिस्तानियों पर भी बरतानिया आमद पर बिल्कुल पाबंदी होगी और बरतानिया की इस दोहरी पॉलिसी के खिलाफ बरतानिया के तकरीबन 50 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को खत भी लिखा है और बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक करार दिया। जी हाँ, इन अरकान पार्लियामेंट ने अपने खत में मुतालिबा किया है कि वो अदादो शुमार पेश किए जाएं, जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को रेड लिस्ट में डाला गया है। वैसे तो मेरे ख्याल में 21 के करीब ममालिक है जिनको रेड लिस्ट किया गया है, लेकिन ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी जो हैं उनकी जानिब से खत लिखा गया और तमाम जो दूसरे अरकान थे उन्होंने दस्तखत भी इसके ऊपर दिए हैं। दस्तखत किए और खत में कहा गया है कि हुकूमती इक़दाम से बरतानिया के कई शहरियों पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे। क्या असरात मुरतब
मुखत्तब हो रहे हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ यूके से हमने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा लोगों को क्या परेशानी है, क्या उनके एहसासात हैं जब ये पाबंदी लगा दी गई है, रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया? जी बिल्कुल, जब से पाकिस्तान को जो है वो रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, बरतानिया भर में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, वो बहुत ज़्यादा इस बात पर रंजीदा भी हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो इस तरह का इम्तियाजी सलूक क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है वो केसेस पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं, अमवात भी कोरोना की वजह से पाकिस्तान से ज़्यादा हो रही हैं। हमारे साथ अमजद खान साहब जो प्रेसिडेंट हैं यूके PCCI के, सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो क्या महसूस कर रही है इस सूरत के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल 92 का कि जिन्होंने ये चीज़ उठाई है। देखें, मैं तो यही कहूँगा कि ये सरासर ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ जो हुई, रेड जोन में पाकिस्तान को फेंका गया। यहाँ से चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी हम लोग लेटर लिख रहे हैं, आप सब बाकी जो MP है वो भी लेटर लिख रहे हैं, बिजनेसमैन जो हैं काफ़ी बिजनेस कम्यूनिटी जो है उन्होंने भी लेटर लिखे हैं कि भाई इसको रेड जोन से पाकिस्तान को खारिज किया जाए, फारग किया जाए। देखिए, एवरी 100,000 में पाकिस्तान में सिर्फ 13 केसेस हैं, विच इज़ बहुत लो रेट है, लेकिन उस अगर सराउंडिंग मुल्क में देखें तो उसमें केसेस नंबर्स बहुत हाई हैं। मैं जहाँ तक ही समझता हूँ हमारे जो जितने भी फ्रंट बेंचेस पे जो हमारे जो MPs हैं, लेबर पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, उन लोगों ने सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और इसकी वजाहत पूछी है। हम ये समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके अंदर हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लीडिंग रोल जो इंडियन ओरिजिनल, मैं इसलिए वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि ये एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। बरतानवी हुकूमत को भी रिकन्सिडर करना चाहिए, उनको भी इस हवाले से जो है अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में जाकर फंसे हुए हैं उनकी मुश्किलात कम हो सके और दोबारा अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकें। जी कि गुलाम हुसैन अवान, आपका बहुत शुक्रिया। जो परेशानियां हैं वो बताई जा रही थीं और उन्होंने ये भी कहा वहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है कि ये सियासी एजेंडा है और सियासी जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ये मामला किया गया। इसी हवाले से हम बात करते हैं रुकने बरतानवी पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को खत लिखा है। यास्मीन कुरैशी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये कहा जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कि ये तो पॉलिटिकल एक मूव नजर आ रही है। आपके ख्याल से पाकिस्तान को कोरोना पर रेड लिस्ट में डालने की वजह सियासी है? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वो गवर्नमेंट की तो उन्होंने प्रॉपर्ली कोई वजह नहीं दी, इसलिए तो हम उनको पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ द रीज़न। ये हमें मालूम है कि वो कहते हैं कि भाई जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान में कोविड के केसेस की इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उन्होंने कोई प्रॉपर वजह नहीं दी कि क्यों वो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात पे गुस्सा है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस कर रहे हैं जो कि इस वक्त ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। और इसीलिए मेरे हाथ में ये लिखा हुआ है कि आप हमें बताएं कि किस वजह पे, किस बेसिस, कौन सा साइंटिफिक एविडेंस है जिसके ऊपर आपने ये बेस किया है। एक इंफॉर्मेशन जो मिली है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान से आ रहे हैं इंग्लैंड वापस, जब उनको 2nd और 8th डे का टेस्टिंग है तो पाकिस्तान के जो रेट्स हैं वो 6% ज़्यादा है, 6 टाइम्स से ज़्यादा है दूसरों के लिए। सही। इसका मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि इन्फेक्शन रेट्स हाई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्वारंटाइन होटल्स जो कि वो कह रहे लोगों को करना, ये इनिशियली इसके लिए नहीं था कि भाई इन्फेक्शन रेट्स के लिए, लेकिन ये था कि भाई साउथ अफ्रीका के जो वेरिएंट और ब्राज़ील का जो वेरिएंट है उसको टैकल करने के लिए। बिकॉज यहाँ के साइंटिस्ट एविडेंस खाते जो हमारी वैक्सीन है वो ब्रिटिश वेरिएंट के साथ डील कर सकती है, लेकिन साउथ अफ्रीका या ब्राज़ील के ख़िलाफ़ नहीं वो डील कर सकते। तो क्वारंटाइनिंग को उसकी वजह से दिया गया था, इसके लिए नहीं है। तो हमने लिखा है कि भाई देखो दूसरे मुल्कों में इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है, जैसे कि फ्रांस में 435 लोग फी 100,000 जिसे कहते हैं 1 लाख में हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग हैं पर 100,000। और फिर हमने ये भी लिखा है हाथ में कि भाई मैंने लिखा है कि भाई आप इनकी क्या मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियल मदद, क्या फ़्लाइट्स डाल रहे हैं एक्स्ट्रा,
और दूसरी और लास्ट चीज़ ये है कि भाई पाकिस्तान को रेड लिस्ट में कब निकालेंगे। हमने उनसे पूछा कि भाई क्या रोड मैप है, और मैं फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर से भी यही बात और डिस्कशंस की हैं कि भाई क्या है ना। वो कहते हैं कि एवरी वीक ये रिव्यू होता है, और वो इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं कि डिटेक्शन और वैक्सीनेशन रोल आउट का भी कैसे जा रहा है। सही। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये है कि भाई जो लेटर जो मैंने लिखा है इसमें 46 और मेंबरान पार्लियामेंट ने भी साइन किया है जी। और हम ये नहीं कि यहाँ लिख के चुप कर जाएंगे, इसका मजीद पैरवाई कर रखेंगे। So we will be asking questions, follow-up questions from this, and we will be keeping the pressure up on the government, UK government, के इस मसले को हल करें और पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दें। यास्मीन कुरैशी साहब, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त तीसरी वेव है, वो उसको हमने नाम भी दिया यूके वेरिएंट का, क्योंकि वो केसेस बड़े ही यूके से जो आए हैं यहाँ पर लोग, उनकी वजह से। इसके बाद फिर हम दूसरी अगर बात कर लें भारत की, तो भारत इस वक्त कोरोना का गढ़ बना हुआ है। दीगर यूरोपीय ममालिक भी हैं जहाँ मुस्बत केसेस की तादाद जो है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। उनको इस लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया, भारत को क्यों नहीं शामिल किया गया? वो यही तो हमने ये भी सवाल पूछा है ना, बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स वो कहते हैं कि यूरोपियन मुल्कों में वैक्सीन रोल आउट ज़्यादा बेहतर है, मेरे हाले मेडिकल सिस्टम शायद बेहतर हैं, लेकिन यही तो हमने उन्हें पूछा है कि पाकिस्तान को क्यों रोल आउट किया है। इट इज़ ट्रू कि मेरे हाले सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो लोग जा रहे हैं वो महल इंग्लैंड से जा रहे हैं, बिकॉज लास्ट मंथ अलोन वो कहते हैं कि 35,000 पाकिस्तानी जो है ब्रिटिश पाकिस्तानी वो पाकिस्तान गए थे, एंड दैट्स अ वेरी हाई फिगर। महज दूसरे मुल्कों में इतना हाई फिगर नहीं है जो कि जा रहा है पाकिस्तान। ठीक, यास्मीन कुरैशी साहबा ये भी बताइएगा, अब तक आपने जो ख़त लिखा और जो बाकी मेंबरान ने जिस पर दस्तखत किए उसका कोई जवाब आया है या कब तक मुतवक्के है कि जवाब आ जाएगा? नहीं, अभी जवाब फॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जबकि मैंने टेलीफोन से बात की थी फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर से, तो उसके पास डिस्कशन की थी, तो उसने मुझे रीअश्योर किया है कि एवरी वीक ये डिसीजन रिव्यू की जाएगी। उसने ये भी कहा है कि जो लोग फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ में हैं वो लोन ले सकते हैं फॉरेन ऑफिस से। जैसे कि पिछले साल जब के लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे, तो उस तरह का लोन ले सकते हैं कि भाई देन रीपे इट लेटर। और ये कि साइंटिफिक एविडेंस को वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी उनका कि आप हमें साइंटिफिक एविडेंस तो बताएं ना, दें सही क्या वजह यास्मीन है। साहिबा कि आपने कहा भी कि आपकी फ़ोन पर बात भी हुई पार्लियामेंटेरियन मुतलका हुकाम से, तो ख़त के अलावा अगर आपकी वर्बली बात हुई होगी इस हवाले से कोई उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को आखिर रेड लिस्ट में शामिल क्यों किया गया? ठीक है, आपने ये भी कह दिया कि जी केसेस जो हैं वो उनकी शरह पाकिस्तान में ज़्यादा है तो दीगर ममालिक में भी है, और फिर अगर साथ ही आपने साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि यहाँ पर जो है उस तरह से वैक्सीनेशन का अमल तेज़ नहीं है, तो क्या रीज़न्स इन्हीं को रखा गया है? ये बैन करने से पहले उन्होंने हमसे कोई नहीं था नोटिस दिया कि वो बैन कर रहे हैं पाकिस्तान को। ऑफिशियली जब हमें भी मालूम हुआ था वो जस्ट दिन के सब दुनिया को सबको मालूम हुआ था। So we found out on the same day that everybody else found out exactly कि भाई पाकिस्तान रेड लिस्ट में आ गया। उससे पहले हमें कोई वार्निंग नहीं थी गी। No, ठीक है यास्मीन साहिबा, अगर आपको बरतानवी हुकाम के जो हैं उनके हवाले से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलता जो आप लोगों ने खत लिखा है, तो कोई अगली हिकमत अमली होगी या फिर से खत लिख दिया जाएगा? वेल मंडे को पार्लियामेंट हमारी शुरू हो रही है दोबारा वापस, बिकॉज हम ये भी प्रॉब्लम थी, हम पार्लियामेंट में मसला नहीं उठा सकते बिकॉज रिसेस थी, तो मैं उसमें भी ये मसला रेज करूँगी। और देन कंटिन्यूएशन हम लॉबिंग करते रहेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और सारे करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान रेड लिस्ट में आ गया, दे हैव टू रिव्यू एवरी वीक होता है, और हमारा सबसे बेस्ट है कि हम कोशिश करें कि अगले चंद हफ्ते में अगर पाकिस्तान रेड लिस्ट में निकल आए तो देन दैट विल बी अ रिजल्ट। आई जस्ट वांट टू रीअश्योर पाकिस्तानीज हु आर स्टक इन पाकिस्तान that we are doing everything we can do to get them back here as soon as possible. Sahi. Or we are working very hard to get Pakistan off the red list so that
उनकी प्रॉब्लम जो है बरतानवी रुकने पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी स्टक हैं पाकिस्तान में, उनके लिए कोशिश की जा रही है। इसको रिव्यू भी जो है हर हफ्ते की बुनियाद पर किया जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं और हम इसका फॉलो अप लेते रहेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर खत का जवाब नहीं आता तो फिर हम आगे दोबारा खत भी लिख सकते हैं और आगे हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि आखिर कब तक इस मामले को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। दोहरा मयार बिल्कुल जो है वो ख़त्म होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए और उस पर जो आ रहा हो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो पैरामीटर तो पहले वजह किया जाए। अगर ब्रिटिश MP हमें ये कह रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट हमें ये कह रहे हैं कि वो पैरामीटर क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, तो फिर बहुत सोचने वाली बात है कि उनसे कोई बात भी इस बारे में पहले डिस्कशन नहीं हुई है और नहीं की गई है और अचानक से ये फैसला दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में टैलेंट से मिलवाते हैं, बिल्कुल हम ये कहते हैं कि अगर जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी, तो वाकई बड़ी जरहेज है। यहाँ से बड़े होनहार नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते चले आ रहे हैं और आज भी हम आपको ऐसे ही होनहार नौजवान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। इस्लामाबाद के ये यंग डॉक्टर मोहम्मद अजमान तारिक हैं जिन्होंने एक मुनफरद एजाज़ अपने नाम किया है। और MRCS इम्तिहान है जो इंग्लैंड और आयरलैंड के 4 रॉयल कॉलेजेस में 93% नंबर्स के साथ दुनिया भर में इन्होंने पहली पोजीशन अपने नाम की है। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये एजाज़ आज से पहले किसी पाकिस्तानी ने हासिल नहीं किया था और अब वो शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान के सर्जरी डिपार्टमेंट में FRCP ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और ज़िला रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर उस्मान तारिक को बैनुल-अक़वामी सतह पर खूब सराहा भी जा रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत की जानिब से उनको इस कामयाबी पर ताहाल कोई पैगाम जारी नहीं किया गया, सराहा नहीं गया। दुनिया भर के सर्जन्स के इम्तिहानात MRCS में कामयाबी के लिए इंडिया, बांग्लादेश, खलीजी ममालिक, तमाम यूरोपीय ममालिक से 7 से 8 हज़ार सर्जन जो होते हैं इसमें हिस्सा लेते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुल्क का जो डॉक्टर है वो वहाँ पर भी अपना नाम जो है वो अपने मुल्क का झंडा गाड़ कर आए। हमसे 33% जो है यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं, जहाँ पर बूटी शूटी भी चल जाती है। आप वहाँ पर नहीं लिए जाते। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान तारिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए। ये बताइएगा कि रॉयल कॉलेज में मार्क्स लेने का रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तान का तो आपने नाम रोशन किया ही है, क्या कोई बाकायदा प्लान था, उसके मुताबिक तैयारी कर रहे थे या फिर बस अल्लाह का करम था, हो गया? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो 92 न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने जो है मुझे मौका दिया और मेरी हौसला अफजाई की। जी, जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और फजल से ये मुमकिन हुआ है माशाल्लाह। प्रिपरेशन के स्टार्ट में मेरा ऐसे माइंड में कोई भी टारगेट नहीं था कि मुझे इसको टॉप करना है या जिस तरह भी, बस मैं अपनी जो भी हार्ड वर्क था और एफर्ट थी वो पुट करता और मेरे माइंड में यही था कि मुझे जस्ट इसको पास करना है, क्योंकि इस एग्जाम को पास करना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो मेरे माइंड में एग्जैक्टली ये चीज नहीं थी। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने इतने बड़े एजाज से मुझे नवाजा। सही, यकीनन ये बहुत बड़ा उस्मान आपके लिए एजाज़ है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है। इससे पहले भी आपको किसी अचीवमेंट पर एक अवार्ड से नवाजा गया था, वो किस चीज़ का था जो सदारती अवार्ड आपको मिला था? एक्चुअली मुझे 2015 में ग्रेजुएशन सेरेमनी में डॉक्टर ममनून हुसैन साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उनसे जो है गोल्ड मेडल लेने पे जो है थ्रू आउट द MBBS ईयर्स जो है वो मुझे उनसे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था इन कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। सही, ठीक है। उस्मान, हमें ये बताइएगा कि पहले तो डॉक्टर बनना इतना ज़्यादा मुश्किल है, फिर आप पूरी दुनिया में कम्पीट कर रहे हो, वहाँ पर आप टॉप कर जाएं, ये कितना मुश्किल होता है और फिर वालिदैन के लिए, फैमिली के लिए कितने फ़ख्र की बात होती है, कितना खुश हुए वो? जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स, उनकी तो खुशी का जो है कोई वर्ड्स ही नहीं है कि वो उसको बयान कर सकें और एक्सप्रेस कर सकें कि मतलब इतना ज़्यादा। बाकी में कोलीग्स, रहीम यार खान के फेलोज, इवन पाकिस्तान से जिनको मैं जानता भी नहीं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं और वो इस चीज़ पे बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आपने हमारा जो सर फखर से बुलंद कर दिया और आपको अल्लाह ताला आगे भी ऐसी तरक्की दें कि आप मुल्क को कौम की खिदमत करें। अच्छा उस्मान, हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और प्रेफर भी यही करते हैं, और आप जैसे जो काबिल अजहान होते हैं वो कोशिश करते हैं बाहर जाएंगे, मुआवजा अच्छा मिलेगा, लाइफ सेट हो जाएगी, आप पाकिस्तान में ही हैं, क्या ऐसे ख्यालात नहीं आते? जी, जो हमारे यहाँ पे सिचुएशन आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स, ज़हीन लोग नहीं, जो मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स का यही है कि पाकिस्तान में
उस तरह से हमें नहीं रिवॉर्ड दिया जाता जिस तरह बाहर के ममालिक में दिया जाता। तो अक्सर डॉक्टर्स की वजह से ये बाहर के एग्जाम्स देते हैं कि हम बाहर जाएं, हम एक लाइफ सेट हो जाएगी और ये चीजें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप इनिशियली अपनी फेलोशिप वगैरह के लिए आप जाएं, जरूर जाएं बाहर, क्योंकि आप अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो मेरे प्लान में भी ऐसे ही है कि मैंने इंशाल्लाह हेपेटोबिलियरी सर्जरी जो है यूके से मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह उसको करूंगा, और देन फर्दर लाइफ मेरा एम है कि लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने का अपने सिटी रहीम। उस्मान, जैसा आपने कहा कि आपका अपना प्लान भी है कि आप बाहर से फर्दर आप स्टडीज़ के लिए जाएंगे, सर्जरी की आप प्रैक्टिस भी वहाँ पर जाकर करेंगे, लेकिन ये बताइएगा बाहर से अभी तक कोई इस हवाले से कॉल आई, जैसे कहा कि हमजा ने भी कि इस तरह के जो शॉर्ट माइंडेड लोग होते हैं जिनका जहन बहुत तेज़ होता है उनको तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, तो क्या कोई कॉल वगैरह इस तरह की आई, या फिर आप फर्दर जो है वो ये बताएं कि किस फील्ड में स्पेसिफिकली किस फील्ड में जाना चाहते हैं मेडिकल की? जी, कॉल्स के हवाले से मुझे अभी एक कॉल ओमान के हॉस्पिटल से आई थी कि उन्होंने कहा है कि आप अपना ये करके जीएमसी रजिस्ट्रेशन होती है जिस तरह हमारे पाकिस्तान की पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन है, सही कि वो आप जीएमसी, देन उन्होंने ऑफर लेटर मुझे दी है। लेकिन मेरा अभी प्लान जो है फर्दर ट्रेनिंग का है इन हेपेटोबिलियरी सर्जरी यानी लिवर ट्रांसप्लांट में जी। तो इंशाल्लाह अभी मैं उसके लिए प्रोसीड करूंगा जॉब्स की बजाय। ठीक है उस्मान, हमें ये बताएं कि सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, अब आप डॉक्टर बन गए जो हैं अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते हैं, कोई और शौक भी हैं? आपको देख के यही लग रहा है कि आप तो शायद सारी उम्र पढ़ते ही रहे हैं कि आपने इतने रिकॉर्ड बना दिए। नहीं, मैं अपनी नॉर्मल रूटीन जो है, मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है, मैं हर अल्टरनेट डे पे अपना वगैरह जाता हूँ। मतलब मैं नॉर्मल एक जिस तरह एक होती है नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, उस तरह की मेरी लाइफ है। कोई मतलब मैं इधर जो है अपना सर्जरी बहुत ज्यादा पढ़ाकू टाइप नहीं है आप? नहीं, नॉर्मल मेरी रूटीन होती है, बस नॉर्मल 3-4 आवर्स डेली के। अच्छा, ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। आप सब सवेरे पाकिस्तान बने, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया, कितने बेहतरीन जो है दिमाग पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हों, अगर उनकी सरपरस्ती की जाए तो शायद इनको बाहर जाकर दूसरी अक़वाम के पास जाकर उधर जाके खिदमात जो है सरंजाम ना देनी पड़े। एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये बच्चे, तो आप लोगों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। और हमजा, जैसे कि उस्मान ने कहा भी कि वो हार्ट सर्जन बनना चाहते हैं। अच्छा? तो जो मुझे लगता है हार्ट सर्जरी के जो डॉक्टर्स, हार्ट सर्जन जो होते हैं वो दिल के बहुत करीब होते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि उनको हर एक का दिल खोलना और जोड़ना आता होता है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा करीब। वो किडनी ट्रांसप्लांट की खुसूसी तौर पर जो है और लिवर के हवाले से भी बात कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं जो उनके फ्यूचर गोल्स हैं वो उस पर पूरा उतरे। हम यहाँ पर इशाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे कराची की, जहां तजावुजात का मसला भी किसी दर्द सर से कम नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी तजावुजात केस में इंतजामिया पर अब बरस पड़ी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची तजावुजात केस में रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर कराची और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी महज रबर स्टैंप है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की थी, जिस चीफ जस्टिस ने शारा कायदीन तजावुजात केस में रिमार्क्स दिए और बड़े सख्त रिमार्क्स थे। कहा कि कराची को क्या समझ रखा है आप लोगों ने, और अब आंखें खोलने का वक्त आ गया। ये कैपिटल सिटी जो है वो रहा है, और क्या मतलब इतने बड़े शहर को आप लोगों ने क्या बना के रख दिया है। हाँ जी, वज़ीर आला सिंध से कहा था कि बताएं कि शहर की बेहतरी कैसे कर सकते हैं, और वज़ीर आला सिंध को कहीं कहें आप जाकर के वो यहाँ पर आए और वजाहत भी दें। और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कमिश्नर को तो कराची के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, इन्हें पता नहीं आप लोगों ने कहां से इंपोर्ट कर लिया। बड़े अहम और सख्त रिमार्क्स थे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम कमिश्नर को हटाने जा रहे हैं। अदालत ने डीजी एसबीसीए से मुकालमा किया कि आप जानते हैं एसबीसीए बिल्डरों का एजेंट है। इतनी बड़ी इमारतें बन जाती हैं और आप कहते हैं कि कल कोई चीफ मिनिस्टर, उन्होंने साथ ये भी कहा कि कल को आप आके कहते हैं अगर कि चीफ मिनिस्टर जो है हाउस का इजाज़तनामा दिखाया किसी ने, तो आप उनको बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दे देंगे। मतलब सही बात है कि अगर वहाँ पर इजाज़त इतनी लेनी आसान है तो कोई भी किसी भी जगह पर बिल्डिंग खड़ी करने की इजाज़त ले सकता है। अगर हम सूरत हाल को देख लेना तो ये एक मुकम्मल चार्जशीट है जो जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिस तरह के रिमार्क सामने आए। इसी पर बात करेंगे कि सूरत हाल क्या। हमारे साथ मौजूद
मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, कराची का आज भी बड़ा मसला तजावुज़ात का है और शहर का जो बेहंगम फैलाव है ये बहुत बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मामले की संगीनी का आलम यह है कि सही रिपोर्ट अदालत में जमा ही नहीं हो रही, और इतनी लापरवाही की वजह क्या है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को भी फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, उनको भी रिपोर्ट नहीं पेश की जा रही। सबसे पहले आप दोनों हजरात का शुक्रिया। देखिए, हमारे इदारों की या हमारे जो नौकरशाही उसकी एक बदनसीबी ये है कि वो चीज़ों को समझते नहीं है। वो ये नहीं समझते कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं, मतलब पैदा बड़े पले पढ़ा लिखा सब कुछ कराची में है। उनके साथ जस्टिस मकबूल बाकर हो गए, उनके साथ काजी फाइजीसा हो गए, जस्टिस सजाद अली शाह, फैसल अरब, ये तमाम लोग उन्होंने पढ़ा लिखा, वो अच्छी तरह से कराची शहर को इनसाइड आउट जानते हैं। अच्छा, ये बेचारे ये समझते नहीं हैं, ये समझते हैं कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को समरी बना के दे दी या ये कोई ब्यूरोक्रेटिक हुआ है तो उसके अंदर रिपोर्टें बना के देते रहते हैं और फिर इनको जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा, देखिए, कराची के अंदर जो बुनियादी मसला है वो गवर्नेंस का है। अच्छा, वो गवर्नेंस का मसला, हर टेक्निकल प्रॉब्लम्स के, गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं। प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर जो इस वक्त पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसका मकसद कराची को गवर्न करना नहीं है, उसको मैनेज करना है और फिर उससे एक बड़ी तादाद में पैसे बनाना है। अब जब ये हालात होंगी तो आप SBCA का DG किसी को लगा दें, आप कमिश्नर कराची को लगा दें। देखिए, अंग्रेज यहाँ पर ईजमेंट एक्ट छोड़ के गया था। ईजमेंट एक्ट आज भी स्टैच्यूज पे है। अगर मेरे और आपके घर से 25 साल लोग गुजरते रहे पब्लिक रास्ता हो तो हम उसको बंद नहीं कर सकते। यहाँ पर रोड के ऊपर अलॉटमेंट्स कर देते हैं, लीजेस रेगुलराइज कर देते हैं और ये, अच्छा, कोर्ट्स की मजबूरी क्या है, वो चीजों को, जिस तरह से आप या मैं सहाफी हैं, हमारा मसला चीजों को पब्लिक रिकॉर्ड पे रखना होता है, इसी तरह से कोर्ट का मसला भी चीजों को उजागर करना है। तो कोर्ट के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो नहीं ना, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, आप इसको ठीक करो। अब चाहे नवीद शेख साहब हों, चाहे सुमरो साहब हों या किस लईक अहमद साहब, ये बेचारे अपने अपने दायरे में बंद हैं। ये चीजें, पटवारी का निजाम या तहसीलदार का निजाम या कोई रजिस्ट्रार कराची शहर के अंदर जो है, सब रजिस्ट्रार ऐसा नहीं है जो अपने रजिस्टर के साथ एक तिजोरी रख के ना बैठा हो। वो सारा का सारा पैसा कलेक्ट होता है, जाता है, तो ये पूरा निजाम का गड़बड़ है। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, इसीलिए तो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि SBCA बिल्डर्स का एजेंट है। इतनी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, इदारा कहाँ होता है तब? क्या ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर सुप्रीम कोर्ट की चार्जशीट नहीं समझते आप? जी। नहीं, देखिए चार्जशीट क्या समझिएगा। देखिए, SBCA के अंदर हर काम करवाने के लिए आपको पैसे देना होते हैं। उसके अंदर आपका जो अफसर है वो एजेंटी करे या वो बेसिकली वो पैसों की बुनियाद पे काम होता है। मतलब हर जगह पे KDA हो, चाहे मास्टर प्लान हो, चाहे कच्ची आबादी का महकमा हो, सारी जगहों पे। अच्छा, वो क्यों है? क्योंकि वहां पर ऐसे लोग लगाए जाते हैं जो पैसे कलेक्ट करके अरबाब इख्तदार को पहुंचाएं। बगैर पैसों के किसी की पोस्टिंग नहीं होती। तो वो SBCA बेचारे की, SBCA तो एक बिल्डिंग है ना, इदारा तो लोग बनाते हैं। जब लोग ही सारे के सारे जो हैं इस बुनियाद पे लगाए गए हों कि उन्होंने बोरी में भर के या ट्रंक में भर के हर हफ्ते पैसे पहुंचाने, तो बताइए आप बेचारे SBCA को क्या इल्जाम दे रहे हैं? आप सिंध के अंदर, मैं चूंकि बेस्ड हूँ कराची में, मैं बाकी सूबों के बारे में इतनी उसके साथ नहीं कह सकता। सिंध के बारे में तो जिस तरह से गुलजार साहब के बीवी बच्चे रिश्तेदार सब कराची में रहते हैं, मेरे भी रहते हैं, हम सारी की सारी चीजें रोजाना देखते हैं। तो आप अगर SBCA को ये समझ रहे हैं कि वो कोई रेगुलेशन का इदारा है, वो रेगुलेशन यानी कि वो रेगुलेशंस जो स्टैच्यू बुक्स पे हैं वो उसका इदारा नहीं है। आज वो आज सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करता है कि हर हफ्ते कितने पैसे बोरी में, ट्रंक में भर के अरबाब इख्तदार को पहुंचाए जाएंगे। ठीक है सर, ये मामला दुरुस्त कैसे होगा फिर? मतलब कि किसको दुरुस्त करना होगा? SBCA अगर इतना ही मामला जो है वो उनके हाथ में नहीं है तो किसको जाके, किससे सवाल किया जाए और किसको दुरुस्त करें?
नहीं, देखिए, अगर इस शहर ने, इस सूबे ने, इस मुल्क ने सही होना है तो देखिए दफा 144 तो अंग्रेज छोड़ के गया है, दफा 144 मौजूद है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को लोकल लोगों में मुंतकिल नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी का नारा था ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर वाकई में किसी किस्म की अवाम के अंदर, अगर आज भी कहीं पर जिस पार्टी की हुकूमत है उसका अवाम में आज भी कोई किसी किस्म का इत्मीनान है, तो जब तक अवाम को वो इख्तियार, जब अवाम से होगा तो अब एक लोकल का, एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होगी, वो चीजों को रेगुलेट करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी, वो कवायद बनाएगी, वो करेगी। अब वो बनाए जो माजी वालों ने बनाए थे, जो डिवोल्यूशन, आज ये देखिए कि डीजी एसबीसीए और डीजी केडीए और डीजी मास्टर प्लान और कमिश्नर कितनी दफा बदले जाते हैं, और ये वो जब बदले जाते हैं जिनको अपनी मर्जी से लगाया जाता है, तो वो जब कोर्ट उनको हटा देता है या उनके ऊपर तनकीद होती है, नए आदमी को लगा दिया जाता है, या वो पुराना। तो जब तक आप कानून की बालादस्ती नहीं करोगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि कानून की बालादस्ती हो। कानून उन्होंने तो नहीं बनाया, कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ना। और वो जो कह रहे हैं कि एसबीसीए एजेंटी करता है बिल्डर्स की, ये बिल्कुल हकीकत है। आप वो एसबीसीए के अंदर तमाम काम जो है या बिल्डिंग कंट्रोल में या उसमें, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पर हम भी तो यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, उसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, नहीं, फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा है। देखिए, ये एक सिसकता हुआ, ये कह लीजिए बदबूदार पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, गवर्नेंस का सिस्टम है, जिसको कि आप जब तक तब्दील नहीं करोगे, मेरे कहने का मतलब है जब तक अवामुन नास तक, जब तक आप वार्ड और यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे अवामुन नास को नहीं करोगे, तो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट सरजनिश ही कर सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? ठीक है सर, ये हमें बता दीजिए कि असल हालत में जो है कराची को फिर से लाने की बात भी होती है, लेकिन इसके अंदर अब ये प्रॉब्लम्स भी तो हैं कि एसबीसीए ने जो किया, जो भी मामलात वहाँ पर हो गए, अब लोग वहाँ पर बसते हैं, उनको वहाँ से निकालना और अल्टरनेट को देना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। इसका क्या हल होना चाहिए सर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, लोग बसते हैं, सही है, ठीक है। देखिए, रियासत, हम अरबों रुपए, या अरबों नहीं खरबों रुपए इस मुल्क के डिफेंस पे खर्च करते हैं। वो खरबों रुपए जब हम डिफेंस पे करते हैं, इस मुल्क के अवामुन नास के डिफेंस के ऊपर करते हैं। तो अगर कुछ चीजें गलत हुई हैं तो उनको आप अंडू कीजिए, उनको सही कीजिए। अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने हम शुरू से एक चीज कही कि भाई, जैसे जब ये शारे फैसल की उसकी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी आप अगर बिल्डिंगें गिराना पड़ती हैं तो गिराइए। बेसिकली क्या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे चीफ जस्टिस और जो सीनियर जजेस हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि इसके अंदर अवामुन नास रहते हैं? उनको पता है कि अवामुन नास रहते हैं, मगर वो उनकी जो ये डायरेक्शंस हैं, उनका मकसद ये है कि अवाम को भी ये पता हो कि भाई अगर आप गलत कोयले की दलाली में हाथ काले करोगे तो आपके भी हाथ काले होंगे। सर, बात भी तो यही है कि हम पहले से क्यों नहीं रोक लेते? मतलब जब घर बन जाते हैं, तजावुजात हटाने के लिए हम लोग ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, पहले क्यों नहीं इस चीज को देखा जाता कि जहाँ पर घर बन रहा है वो जमीन जो है घर बनने के लिए है या नहीं? देखिए, कल की एक और अहम खबर है कि केडीए के 4 अफसरान को जेल की सजा हो गई चाइना कटिंग में। जी। आपको पता है चाइना कटिंग कहलाती क्यों है? कोई चाइनीज कंपनी तो नहीं आई थी ना। देखिए, जब ये मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में या एमक्यूएम के उसके दौरान, या इवन उसमें जब ये पार्क्स, प्लेग्राउंड्स और ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर प्लॉट्स निकालना शुरू किया गया और उन प्लॉट्स को बांटा गया, तो जो यहाँ का रियल एस्टेट एजेंट था वो बड़ी बदमाश चीज है। उसने कहा ये चाइना का माल है, मतलब ये देरपा नहीं है, ये फाइल, ये सब कैंसिल होंगी, इसलिए फाइलों को जल्दी घुमाओ, इसलिए ये चाइना कटिंग का नाम पड़ा। तो देखिए, जब रियल एस्टेट एजेंट्स को पता है, जब वो जिनको बेच रहे हैं उनको पता है, तो आप खाली ये कैसे कह सकते हो कि जिन्होंने बनाया उनको पकड़ा जाए? इसके अंदर इस बहती गंगा में तो सब ने हाथ धोए ना। बिल्कुल ठीक है, बहती गंगा में सब ने हाथ धोए। फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने।
अहम मामला है। ऐसे ही गवर्नेंस का बेसिकली समझ में आता है कि मामला है, क्योंकि आप जब तक ऐसे लोग भर्ती करते रहेंगे जो कि पैसे की बुनियाद पर जो है वो आपको किसी भी चीज़ का इजाज़तनामा देते रहेंगे और घर इसी तरह बनते रहेंगे, बिल्डिंग्स इसी तरह खड़ी होती रहेंगी, कंक्रीट का जो जंगल है वो बनता रहेगा, तो तब तक तो फिर तजावुज़ात का मसला जिम्मेदारी है ना कि आप पूरी तरह पहले चेक कर लें। आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर हमें कीमत कम मिल रही है और हमें फ़ायदे पहुँच रहे हैं इसके अंदर, तो वक्ती तौर पर आप कर लेते हैं, फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चाइना कटिंग की उन्होंने बड़ी अच्छी वजाहत इसमें पेश की है कि चाइना के माल की कुछ ज़्यादा वो नहीं होती है कि कब तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, तो इसी तरह फाइल्स भी थी कि जल्दी से निकाल दिया जाए, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। चलें आगे बढ़ते हैं। बहुत अहम मामला है, ख़वातीन पर तशद्दुद का मामला है और ये हमारे मुआशरे का जो है ना इंतहाई दर्दनाक अलमिया भी है। बदकिस्मती से हर साल ख़वातीन पर तशद्दुद के हज़ारों वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिनमें से कुछ रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादातर बड़ी तादाद में रिपोर्ट ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि ज़्यादती गैरत के नाम पर कत्ल दीगर मुजालिम की सूरत में हमारे सामने वाक़यात आते रहते हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। अगरचे पाकिस्तान में इन जुराइम की रोकथाम के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन पर सही मानों में अमल दरामद होने की ना होने की वजह से ख़वातीन जो वो खासी मुश्किलात का शिकार रहती हैं। हमेशा इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कानून बना दिया, कानून इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी साल जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल मंजूर किया गया, जिसके साथ ही मुल्क के चारों सूबों में ऐसी कानून साजी मुकम्मल हो गई है जो घरेलू तशद्दुद से निमटने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर सवाल इम्प्लीमेंटेशन पर ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि अमल दरामद किस हद तक यकीनी बनाया जा सकता है। इस कानून के नफाज से इस यकीन की नफी होती है, हाँ होती है कि घरेलू तशद्दुद किसी भी घराने का निजी मामला नहीं है। हम लोग यही कहते हैं कि जी मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े, इसका मतलब है कि उनका निजी मामला है, ज़ाती मामला है, इसमें पुलिस या कानून कुछ नहीं कर सकता। तो ये गलत तासुर है। निजी मामला आपका तब तक है जब तक आपके जो मामलात हैं वो बाहर नहीं नजर आते, बाहर नहीं आते। वैसे भी अगर घर में भी तो मेरे ख्याल में तशद्दुद जो है वो तो किसी भी जगह पर जो है वो नहीं है। निजी मामला, आप पुरअमन रह रहे हैं, निजी मामला है, जहां पर आपने अमन का दामन हाथ से छोड़ा तो ये निजी मामला नहीं है। ख़वातीन को तशद्दुद से महफूज रखना अब रियासत की जिम्मेदारी है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक घरेलू ज़्यादती की सबसे आम किस्में जो हैं वो चीखना है, थप्पड़ मारना है, धमकी देना हो गया, धक्का देना हो गया, या मुक्के मारना है, लात मारना है। अच्छा, हम लोग ना इसको नॉर्मल लेते हैं हमजा, हम लोग समझते हैं कि ये हमारी रूटीन लाइफ है, ये नॉर्मल नहीं है। ये भी तशद्दुद में या फिर अब बिल्कुल आपको हरास करने में इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये नॉर्मल है कि आपको हस्बैंड ने या वाइफ ने मारा एक दूसरे को, तो ये बिल्कुल गलत है। ये चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर रिफत सर साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस अहम मामले के ऊपर। डॉक्टर रिफत, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस एक्ट के नफाज से घरेलू तशद्दुद में कमी लाने में कितनी मदद मिल सकेगी? और हमारे मुल्क में कवानीन तो मैडम मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन इतना बड़ा मसला है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे होते। खवातीन कैसे रिपोर्ट करेंगी कि ये प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ? वो तो घबराती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग कह रहे हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ जो है वो एक चैलेंज है, तो ये सही है किस हद तक, लेकिन मैं आपको एक केपी का एक दूसरा एग्जांपल देना चाहती हूँ। 2017 में केपी हुकूमत ने एक गग लॉ पास की थी विच इज़ अगेंस्ट फोर्स्ड मैरिज। मतलब जो लोग आदमी प्रोनाउंस कर लेता है कि मैंने कहा कि ये औरत मेरी बस बीवी है, तो फिर कोई और उससे शादी नहीं कर सकता। तो ये लॉ जब पास हुई इसके खिलाफ, तो अभी तक 2017 से लेकर अभी तक उसके इस लॉ के तहत सिर्फ 3 केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जब लॉ बन जाती है ना, तो ये एक किस्म का डिटरेंस भी है। लोग उससे डर जाते हैं, उसमें पेनल्टीज होती हैं और उसके साथ अवेयरनेस होती है। तो ये इस वजह से इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंज तो है, लेकिन यह है कि लोगों के लिए डिटरेंट का काम भी करती है और फिर वो इस तरह के जो सोशल ईवल्स है उसके खिलाफ फिर ज़्यादा उसकी तरफ रुझान नहीं रहता। तो ये तो एक ये हुई बात। अच्छा, ये जब हमने ये जो लॉ पास किया ना केपी हुकूमत ने, ये एक हमारे लिए माइलस्टोन है, क्योंकि 17 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये हम हुकूमत मतलब ये इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो कि नहीं चाहती कि इस तरह के लॉज आएंगे। तो एक प्रोग्रेसिव लॉ है, तो इस वजह से बहुत मुश्किलात को फेस करते हुए हम इस लॉ को लाए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इसके जब हम इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स बना लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम फुल फोर्स इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करेंगे। डॉक्टर रिफत साहिबा, घरेलू तशद्दुद की शिकायत लगाने पर औरत को जो बाद में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, उनके हवाले से क्या है? क्योंकि औरतें समटाइम ये अपनी कंप्लेंट्स लेकर जाती ही नहीं हैं इदारों में कि हमें बाद में जब घर हम आएंगे तो हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा, इससे डबल भी हमारे साथ तशद्दुद किया जा सकता है।
हाँ, ये है ना कि ये औरतें अभी ये जो कोविड-19 आया ना, इसकी वजह से आपने सुना होगा कि ये तशद्दुद में इजाफा हो गया। और हमारे पास केबी में एक बोलो हेल्पलाइन है जो कि सोशल वेलफेयर चलाती है। तो वहाँ पर जो केसेस आए, जो रजिस्टर हुए, वो 45% मोर थे ड्यूरिंग कोविड-19। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि औरत में अभी वो ताकत आ गई है कि वो टेलीफोन उठा लेती हैं और केस रजिस्टर करा लेती हैं कि हमारे घर पर हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तो आई थिंक ये जो है ना, ये अभी औरतों में की एम्पावरमेंट इस तरह से हो रही है, क्योंकि वो कब तक बेचारी औरत सहेगी, कब तक वो सहेगी। और अगर खास करके वो लिखी बड़ी औरत है तो उसको राहें मालूम होने चाहिए कि इंसाफ उसको मिल सकता है, अपने राइट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात यही है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि डेटरेंस जो है वो तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वो तो होगी, लेकिन क्या हमें इसके साथ साथ इन कवानीन के बारे में लोगों को आगाही फराहम करने की भी ज़रूरत है, लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है? शायद हमारे लोग उस चीज़ को तशद्दुद ही नहीं समझते जो डेफिनेशन अभी हमने बयान भी की है। हम बिल्कुल देखिए ना, इस कानून के तहत ये हुकूमत की जिम्मेदारी बना दी गई है कि थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये अवेयरनेस रेजिंग करेंगे इस कानून के मुताबिक। मतलब ये जो है ना, हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, ये उनका अभी इन कानून के तहत ये उनका एक फ़र्ज बन जाता है कि इसकी आगे ही करें और लोगों तक ग्रास रूट लेवल तक इस एक्ट की और इस कानून की लोगों को रसाई हो और उनको मालूम हो इस कानून के बारे में। इसके अलावा DC जो है ना, डेप्यूटी कमिश्नर, वो जिली कमेटी बनाएंगे जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी। इसमें 12 अरकान होंगे, 12 मेंबरान होंगे और फिर ये लोग जो है ना, ये एप्लीकेशन रिसीव करेंगे फ्रॉम द कंप्लेनेंट और फिर उसकी मदद करेंगे। और इसमें काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के जो हुकूमती इमदाद है वो उसमें बयान किए हुए हैं। मतलब शेल्टर होम्स हैं, बोलो हेल्पलाइन है, फिर अदालत तक रसाई, तो ये सब इसमें वाज़ेह है। और जब इस कानून के रूल्स बन जाएंगे फिर और भी मजीद इसमें हमें मतलब क्लियर हो जाएगा कि हुकूमत क्या क्या कर सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, कल हम एक रिपोर्ट जो है अपने ही प्रोग्राम में जो है लोगों तक पहुंचा रहे थे कि अगर ख़वातीन की नुमाइंदगी असम्बलियों के अंदर, पार्लिमान के अंदर बढ़ा दी जाए तो जो ख़वातीन के हकीकी मसाइल हैं उनको उजागर करने में भी मदद मिलेगी, वो बिल लाने में भी आसानी होगी। जिस तरह आप ये कह रही थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं चाहती थी, 17 साल लग गए इस तरह का बिल लाने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो आई एम फॉर जेंडर इक्वालिटी। जब पाकिस्तान की हुकूमत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 पर साइन किया है कि बाय 2030 हम जेंडर इक्वालिटी ले आएंगे, तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब है हर जगह जेंडर इक्वालिटी। मतलब चाहे वो असेंबलीज में हो, चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो मैं तो चाहती हूँ कि हमारे जो ख़वातीन असेंबलियों में उनकी तादाद बढ़े और बेशक उनके लिए वो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का ये रोल होना चाहिए कि उनको टिकट दे ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। क्योंकि जब वो अब ये कोटा सिस्टम पर आती है तो फिर उनकी जरा वो अहमियत कम हो जाती है। तो मैं चाहूंगी कि उनके लिए कोटा भी बढ़े और उनको मौका मिले कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो खवातीन के लिए बात कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, खवातीन ही खवातीन के लिए बात कर सकती हैं। डॉक्टर रिफत सरदार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाक आप हिस्सा बनी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि खवातीन की हकीकी नुमाइंदगी जो है वो उन ऐवानों में हो जहाँ पर कानून साजी हो रही होती है, ताकि बेहतर कवानीन भी सामने आए, जो असल इशूज़ हैं उनको उजागर भी किया। और KP हुकूमत का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया खवातीन के हकूक़ के लिए, और मेरे ख्याल में बाकी जो हमारे सूबे हैं उनको भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। सेविदास सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मौसम की बात करेंगे, जब गर्मियां हैं बड़ी तेज़ी से अपनी आमद का ऐलान तो कर रही हैं, और हर साल जब गर्मियां आती हैं, जब मौसम तब्दील हो रहा होता है खासतौर पे, तो जल्द के मुख्तलिफ मसाइल हैं जो सामने आ रहे होते हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम गर्मा में सूरज पूरी आबोताब के साथ क्योंकि निकलता है, हमारी जिल्द को नुकसान भी उसी से पहुंचता है। अगर किसी की जिल्द चिकनी हो तो उसके लिए अलग मसाइल खड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं, चूँकि ज़्यादा हसास जिल्द की मालिक होती हैं, मर्दों को तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन हम ख़वातीन को खासे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं गर्मियों को लेकर। इतने हसास नहीं होते हाँ, हम लोग हसास तो होते हैं, लेकिन हमारी जिल्द जो वो ज़्यादा ही कुछ सेंसिटिव होती है,
जो ज़्यादा जो है मौसम उस पर अफेक्ट होते हैं। मौसम बदलने के साथ ही मिसाइल का शिकार जो होती हैं स्किन, जो ख़वातीन इससे गुजर रही हैं, मर्द भी गुजरते होंगे, हम उसी पर आज बात भी कर लेते हैं। हम पूछ लेंगे कि मर्द भी गुजरते हैं नहीं गुजरते, डॉक्टर साहिबान से रब्ता करते हैं नहीं करते हैं। जो इशाल ने वर्डिक्ट दे दिया कि जी मर्द तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी कोशिश करेंगे पूछें कि वो ठीक है कि नहीं। डॉक्टर आयशा चौधरी डर्मेटोलॉजिस्ट साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत अच्छी हूँ। डॉक्टर आयशा, सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि मर्द को फर्क नहीं पड़ता उसकी स्किन को, ये बात इशाल की कितनी गलत है? काफ़ी हद तक गलत है। काफ़ी हद तक गलत है। अच्छा, पहले पड़ता नहीं होगा जब लाइक पिछली जनरेशंस जो थी, जो हमारे मेरे आई थिंक फादर तक की जनरेशन, लेकिन जो अब वाली हैं, जो यंग लोग हैं, वो तो बहुत सेंसिटिव है, इवन इक्वल टू दैट ऑफ द गर्ल्स। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो वो लड़के हैं ज़्यादातर, स्पेशली एस्थेटिक प्रोसीजर्स में। ओ जबरदस्त। अच्छा, हमजा की बात इनकी कुछ हद तक सही भी है, सारे मर्द नहीं होते हैं लेकिन कुछ मर्द बड़े होते हैं। मेरा एक कज़न है, वो अपना एक बैग जो है ना ब्यूटी बॉक्स साथ तैयार करके जाता है, जहाँ पर भी उसने जाना होता है उसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो ये बिल्कुल सही कह रही है। अब गर्मियाँ क्योंकि आ गई हैं तकरीबन, और हमें किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए अपनी स्किन को लेके, दोनों जेंडर्स की बात करें? अच्छा, गर्मियों के अलावा भी हमें अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। दोनों जेंडर्स को लेके ये कि गर्मियों के अंदर एक पहले भी मैंने शो में यही बात की थी, तो रिपीट ही हो रही है, चले खैर है कि क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा हो रहा है, नमी ज़्यादा हो रही है। अभी फ़िलहाल तो खैर ड्राइनेस का इशू है, जो अभी रिसेंटली इन द लास्ट 2 वीक्स चल रहा है कि बहुत सवेयर ड्राइनेस हो रही है, इवन के नोज ब्लीड्स भी हो रही हैं। तो एक बात तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट ड्यू टू कोविड। इसका कोविड से कोई लिंक नहीं है। ये डायरेक्टली वेदर का मसला है। लाइक हवा में नमी की मिकदार कम हुई है, जिसकी वजह से जल्द भी खुश्क हो रही है, जिसकी वजह से नोज़ के अंदर नेचर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया होता है जिससे मॉइस्चर रहता है नोज़ के अंदर भी। अच्छा, ठीक है। तो जब स्किन हमारी ड्राई होती है, ऑब्वियसली हमारे जो हम एयर इनहेल करते हैं वो भी ड्राई होती है, तो अंदर एक बहुत ही नाजुक सी मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, वो रप्चर कर जाती है, उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो रप्चर करती हैं तो ब्लीड हो जाता है, जिसको हम नक्सीर फूटना या एपिस्टेक्सिस कहते हैं। उसका कोविड से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये लोग सब रिलैक्स हो जाएं, दिस इज जस्ट ड्यू टू वेदर, ठीक है। रिलैक्स कैसे हो जाएं, इसका कोई हल बताएं हमें। इसका मैं बताऊंगी ना हल। इससे मैं रिलैक्स इसलिए करूँगी, अभी हमारे ज़हनों में कोविड का बहुत फोबिया आया हुआ है ना, तो एटलीस्ट डॉक्टर्स को रिलैक्स करना चाहिए, उनका बनता है। अच्छा, बाकी जो आपका क्वेश्चन है वेदर रिलेटेड चीज़ें, उसमें इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं गर्मियों में हमारे पास ना, जिसमें नमी की वजह से हर वक्त गीला गीलापन महसूस होता है जब, तो उसकी वजह से तो वो हमने उसके लिए तो खैर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। वो उसको सेल्फ ट्रीट नहीं करना, इवन मेल है या फीमेल है, दोनों की स्किन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फ़र्क ज़रूर है। कंसर्न भी दोनों तकरीबन इक्वली, ठीक है। तो वो आपने खुद से ट्रीट नहीं करना, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस नहीं लेनी फार्मेसी वालों से, उनको डॉक्टर नहीं मानना, डॉक्टर को डॉक्टर मानना है। और बस ये चीज़ें। बाकी ड्राइनेस के लिए आपने क्या करना है, जो हम बात कर रहे थे, मॉइस्चराइज स्किन को जितना अच्छा आप मॉइस्चराइज करेंगे, स्किन आपको उतनी कम पेन देगी। ज़रा आप उसका ख्याल रख रहे हैं। मॉइस्चराइजर जो है वो भी बेहतर है कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें, क्योंकि वो स्किन टाइप खुद से आप यूज ना करें, स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली होता है ना। अच्छा, इसमें डाइट्स का भी कोई है, गर्मियों में अगर आपकी स्किन थोड़ी ख़राब हो रही है या आपको ड्राइनेस फील हो रही है जैसे कि आपने कहा, या नमी का मौसम आ जाता है, तो कुछ ऐसी डाइट्स भी अच्छी ली जा सकती हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो डॉक्टर के पास भी, आपके पास जाने से भी बच सके? नहीं, मैं नहीं बताऊँगी। अच्छा, नहीं, उसमें है डाइट का रोल। तो ये है कि डाइट जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं ना, पाकिस्तान इस लिहाज से हम बड़े लकी हैं। एक तो है कि हमें हर सीजन का हर फ्रूट हमें रेडियों पे, हमें छोटे छोटे जगहों पे मिल जाता है, बड़ा सस्ता मिल जाता है। तो फ्रूट्स जो कि जिनको हम इग्नोर करते हैं, आप अभी हमारी डाइट कुछ फास्ट फूड की तरफ चली गई है बहुत ज़्यादा। तो जो भी सीजन का फ्रूट है, जो भी जिसको जो भी पसंद है, मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि आप एक फ्रूट डेली का ज़रूर लें। अब ये नहीं कि एक अंगूर लें, लाइक अगर बड़े वाला फ्रूट लेके नहीं बैठ जाना, बड़े वाला फ्रूट जब एक लाइक एप्पल ले लें आप, ऑरेंजेस ले लें जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, तो एक फ्रूट अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाएं। अच्छा, अब लिक्विड इंटेक की बात करते हैं। रमज़ान आने वाला है, हमने रोज़े रखने हैं, लिक्विड इंटेक जो है या तो सहरी में होगा या फिर इफ्तारी में होगा, तो एक दरमियान का बहुत बड़ा हिस्सा दिन का है, और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें ये है कि सहरी और सहरी के टाइम पे ज़ाहिर है एक हद तक हम पानी पी सकते हैं, हमने खाना भी खाना होता है, उसमें भी योगर्ट यूज़ करें। अच्छा, अब योगर्ट ये पानी का मुतबादल है, ये सस्टेन्ड रिलीज एनर्जी होती है। पानी तो लाइक 2-3 घंटे में फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है।
लेकिन योगर्ट जो है वो स्लोली एनर्जी रिलीज करता है, वो थ्रू आउट द डे हमें आप कह रहे हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता, डिहाइड्रेट नहीं होने देता, वो नेचर की तरफ से बड़ी। और कहते हैं कि प्यास की कमी को भी कंट्रोल करता है, आपको प्यास भी ज्यादा नहीं लगती। लस्सी कर लें, दही कर लें। अच्छा, लस्सी अगर कोई पीता है तो वो ये भी कहा जाता है कि नींद बहुत ज्यादा आती है लस्सी के बाद, दही मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगी। नहीं, वैसे दही से हाँ ये बात तो है, लेकिन लस्सी और दही से ये तो कि रोजा आपका अच्छा गुजर जाता है। मशरूबात कौन कौन से जो हैं वो हमें लेने चाहिए, क्योंकि मीठे का बहुत ज़्यादा इंटेक हो जाता है, मीठे मशरूबात बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्किन के ऊपर कितने वो असरअंदाज हो सकते हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर कितने असरअंदाज जो वैसे ओवरऑल जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो अच्छे नहीं हैं इतने, स्पेशली ये जो आप लोगों के चैनल्स पे कमर्शियल भी आते हैं, पैकिंग के छोड़ दें, हम जो घरों में बनाते हैं ड्रिंक उनमें भी शुगर का थोड़ा सा एलिमेंट कम रखें, थोड़ा सा एलिमेंट कम रखें, बिकॉज शुगर इटसेल्फ इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, एक्सेसिव शुगर जो है। बाकी ये कि लेमन यूज़ करें उसमें, जो स्कंजबीन हम बनाते हैं वो चीज़ यूज़ करें, जूसेस बनाएं, दूध का इस्तेमाल इवन अफ्तारी में भी आप कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हम मीठी चीज़ें पी रहे होते हैं ना, उससे भी बाद में डिहाइड्रेशन ही होती है, क्योंकि वो एकदम से हमारी किडनीज का ऐसा मैकेनिज्म है कि वो शुगर वाली ड्रिंक को ज़्यादा जल्दी से निकालता है। डॉक्टर आयशा, एक इशू ये है कि हम तब तक अपनी किसी भी चीज़ का सेहत का खुसूसी तौर पर ख्याल ही नहीं रखते हैं जब तक हमें खुदा न खास्ता कोई मसला नहीं हो जाता है। उससे पहले हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगी आप व्यूअर्स को? स्किन के लिए तो मैं ये स्पेशली क्योंकि मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, मुझे स्किन से ही प्यार है तो स्किन के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो बेसिक चीज़ है जो मैंने पहले भी कही है, मॉइस्चराइज करें स्किन को। हम बिल्कुल भी नहीं करते, इवन के स्पेशली जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, यूजुअली वो इस टाइम मॉर्निंग शोज़ वगैरह देख रहे होते हैं, अपने घर के काम वगैरह करें, जो भी करना है ग्लव्स पहन कर लें, थोड़ा सा तो एक सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। उसके बाद आप अपने किचन में अब कहीं भी मॉइस्चराइजर के ऊपर थोड़ा सा स्पेंड करें मनी, रादर देन गोइंग टू द पार्लर्स एंड डूइंग दिस फेशियल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आप अपनी स्किन की डे एंड नाइट की एक रूटीन सेट कर लेंगे ना, दिन के अंदर सन ब्लॉक, रात के अंदर नाइट क्रीम और मॉइस्चराइजर, तो आपको बिलीव मी 50 to 60% आपके जो इश्यूज़ हैं वो आएंगे ही नहीं। अच्छा, इशू आ गया, अब समझ लें, जैसे कि हमजा ने ये तो कहा कि इशू ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट कर लें इशू आ गया, अब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको जो बता रहे हैं कि आप ये करें या ये ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि बहुत सारी आजकल ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं लेकिन आपको फायदे की बजाय नुकसान होता है, देन आपको क्या करना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ क्या करना चाहिए, या फिर हम स्किन को किस तरह से ट्रीट करें? डर्मेटोलॉजिस्ट से आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फायदे के बजाय नुकसान होना वैसे लेस लाइकली अगर आप किसी क्वालिफाइड बंदे के पास गए। बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हमें कैसे क्वालिफाइड है? चलिए ये मैं आपको ऑफ एयर बताऊं या ऑन एयर बता दूं? नहीं, चले कुछ डिग्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशलाइजेशन है, बहुत ही कुछ वेल नोन डिग्रीज हैं। आप देखेंगे कि अगर किसी ने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो MBBS किया हुआ हो, उसके बाद में उसके नाम के साथ कोई डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्पेशलाइजेशन की डिग्री हो, लाइक IM FCPS है, MCPS है, ठीक है, MD है, ठीक है। आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आयशा हमें ये कहना चाह रही हैं कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सेहत का, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और अल्लाह हमें डॉक्टर्स जो हैं उनके पास जाने से बचाए, जिस तरह से डॉक्टर साहब बचा भी रही थी। खैर, अब हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। कल जो है T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी हो सकती है? हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल में नजर आया हमें ODI के अंदर। इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ODI तो हमने जीत लिया, हमारे मिडिल ऑर्डर ने कुछ ना किया, फिर भी हमने जीत लिया। क्या T20 में हम एक स्ट्रॉन्ग टीम है? हमजा, आपको भी गुड मॉर्निंग। और पाकिस्तान की तो मुश्किलात इतनी नहीं है जितनी मेजबान टीम की मुश्किलात हैं। जो इस वक्त साउथ अफ्रीका से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तो ये आ रही है कि पहले तो उनके 5 खिलाड़ी IPL खेलने गए थे जो पिछले मैच में अवेलेबल नहीं थे। डोसन जो उनके बैट्समैन थे अनफिट हो गए थे, वो भी T20 सीरीज से बाहर हो रहे हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उनके जो कप्तान थे वनडे सीरीज में बवुमा, अब वो भी रूल आउट कर गए हैं T20 सीरीज से। और हेनरिक क्लासन जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, कभी विकेट कीपिंग वो करते हैं, कभी नहीं करते, तो हेनरिक क्लासन को कप्तान बनाया गया। तो पाकिस्तान के लिए तो एक लिहाज से सुनहरी मौका है कि उनके तकरीबन 8 मेन प्लेयर जो हैं अब वो T20 सीरीज में नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका अपनी कंडीशन में अभी भी, खासतौर पर लिमिटेड फॉर्मेट में, वनडे में भी आप देखें कि नए लड़के थे पिछले
तीसरे मैच में उन्होंने बहुत मुश्किल दी पाकिस्तान को, और अभी भी जो T20 सीरीज है मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका जो है वो टफ टाइम देगी, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब फेवरेट की हैसियत से। ठीक है बड़ी साहब, कल आप फखर जमान और शर्जील को ओपन करता देख रहे हैं, और क्या शर्जील को चांस मिलने जा रहा है सीरीज के अंदर? देखें, अगर फखर जमान ये परफॉर्मेंस ना देते जो उन्होंने वनडे सीरीज में दी है तो फिर तो शर्जील खान ऑटोमेटिक चॉइस थे। लेकिन अब जो इत्तलात मिल रही है, चूंकि बाबर आजम कप्तानी करते हैं तो बाबर आजम और फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, नौजवान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैदर अली, उनके कुछ दांतों का मसला है। सुना कि उनके दांत में कोई तकलीफ थी जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट करवाई तो उनको स्टिचेस आए हैं, तो मे भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैच में काफी कोई 36 घंटे बाकी हैं। हो सकता है कि अगर हैदर अली ना खेले तो फिर शर्जील खान नीचे खेल सकते हैं, वन डाउन पर खेल लें, या क्योंकि मोहम्मद रिजवान भी हैं, मोहम्मद हफीज भी हैं। तो अभी चूंकि पाकिस्तान का आज प्रैक्टिस सेशन होना है, लेकिन जो ओपनिंग की आपने बात की तो ओपनर तो मुझे जो पता चल रहा है, जो मेरी इत्तलात है कि फखर जमान और बाबर आजम। मारिद साहब, जैसे कि आपने कहा कि उनकी टीम जो है, उनके जो अहम खिलाड़ी हैं वो इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टफ टाइम दे सकती है। हमारी बॉलिंग की बात करें तो वो आप क्या समझते हैं, किस हद तक T20 में अच्छी होगी? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान के पास तो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है। यही बॉलिंग अटैक जो हमने अभी वनडे सीरीज में देखा था, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और उसके बाद हसनैन मौजूद थे, फहीम मौजूद थे। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान के जो स्पिनर है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर। अब देखना ये कि जो दो नए प्लेयर पाकिस्तान की टीम में, दो नए फास्ट बॉलर गए हैं, KPK से उनका ताल्लुक है। एक तो अरशद इकबाल हैं जी, और एक मोहम्मद वसीम जूनियर है, वो गालिबन वजीरिस्तान से मोहम्मद वसीम जूनियर का ताल्लुक है। तो अब देखना है कि नए लड़कों का चांस फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप का साल है, पाकिस्तान को 7 वनडे खेलने, T20 खेलने, 4 साउथ अफ्रीका में और 3 जिम्बाब्वे में। तो मेरे ख्याल में कुछ यंगस्टर्स को अगर हम आजमा लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये यंगस्टर कितने पानी में है, इनको हम आगे जाकर बेंच स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा। जी हाँ, बेंच स्ट्रेंथ हमारी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने वनडे सीरीज में जिस तरह हैदर अली अब दानिश अजीज को खिलाया, तो दानिश अजीज तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। तो बॉलर्स को देखना है कि पाकिस्तान की ये जो नौजवान बॉलर हैं, इनको अगर आगे जाके पाकिस्तान आजमा दे। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम जिस तरह फ्रंट से लीड कर रहे हैं, कप्तानी में भी और फिर बैटिंग में माशाल्लाह डे बाय डे मूवमेंट आ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है, प्लस पॉइंट है। माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा। और इशाल, मामला यही है कि ये जो सीरीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने की तरफ रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए हमें एक प्लेइंग 11 जो है कम से कम वो फाइनल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, कौन कौन से खिलाड़ी हमारे होने चाहिए और हम किस तरीके से हमें आगे परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, और टीम जब तक अच्छी नहीं होती है, सिलेक्शन उस हिसाब से नहीं की जाती है, तो फिर खेल के ऊपर भी जो है वो नजरें लग जाती हैं कि किस तरह का पेश किया जाएगा, खिलाड़ी किस तरह से खेल पाएंगे। ख्वाहिश है कि शर्जील और फखर ओपन करें, एक बंदा भी चल। मैंने तो कल भी कहा था कि राय इनसे जरूर लीजिए, क्योंकि ये मेरा हक है कि मैं राय दूं कि अच्छा वो होना चाहिए कि एक भी चल जाए तो वो पूरा मैच जो है बदल सकते हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।